चलिए अपने स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलिए साउंड ओके। वर्किंग कैपिटल वाला चैप्टर अपना चल रहा था, इसमें कुछ टॉपिक्स ही बाकी रह गए हैं। अब स्टार्टिंग से देख लेते हैं जो चीजें पेंडिंग है उसमें से पहले क्या कवर करना है। एक टॉपिक है पेज नंबर 657 पे, रिग्रेशन एनालिसिस मेथड करके दिया हुआ है, वो अपना पेंडिंग है। मैं अभी रेफर कर ही रहा था, लेकिन ये टॉपिक ना एक बार मैं क्रैकर में देख लेता हूँ कि उन्होंने पास पेपर्स में पूछा है या नहीं पूछा है, वैसा कुछ है तो उससे थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। तो इसलिए अभी स्टार्टिंग में इस टॉपिक को नहीं ले रहे, क्रैकर के सम्स के साथ में करा दूंगा। अगर उसमें पूछा होगा तो देख लेंगे स्टैटिस्टिक्स। हाँ स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है इसलिए तो मैं उसको, हाँ आपने स्टैट्स में रिग्रेशन कोरिलेशन पढ़ा होगा तो उसमें से ही है, बट स्टिल एक बार उसमें रेफर कर लेता हूँ क्या है, तो कवर अप कर लेंगे, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। इसके बाद एक टॉपिक है फोरकास्टिंग नेट करंट असेट मेथड, पेज 658 पे। उसमें दो इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, मैंने स्टार्टिंग में पेंडिंग रखा था लेकिन इस टाइप के सम्स अपन ने पीछे कर लिए। तो जो जितने इलस्ट्रेशन सॉल्व किए ना, पैटर्न वही है। इलस्ट्रेशन 2 में इन्होंने नेट करंट असेट मेथड की बात की है, तो उसमें करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी वाला जो फॉर्मूला है वही फॉलो हो रहा है। और वो टाइप के सम्स है कि आप कितने वीक्स का रॉ मटेरियल अपने स्टॉक में रखते हो, WIP कब तक रहता है, फिनिश गुड्स कितना रखते हो, डेटर्स का साइकिल क्या है। तो हमने कैलकुलेशन किया कि भाई एक महीने का अगर हमने रॉ मटेरियल रखा है तो एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है उसको डिवाइड कर लिया, 12 मंथ्स मतलब उसके हिसाब से 1 मंथ का पता चल गया, और रॉ मटेरियल का कॉस्ट वॉस्ट कितना है, तो वैसे अमाउंट आ जाता है। तो एग्जैक्टली ये सम उसी पैटर्न पे है। WIP में हम देख रहे थे मटेरियल लेबर ओवरहेड, तो उसमें अपन ने एक पॉइंट देखा था कि WIP में मटेरियल कॉस्ट पूरा कंसिडर करते हैं लेकिन लेबर ओवरहेड 50% कंसिडर करते हैं, बिकॉज वो आधा ही बना है वैसा है। तो वो पॉइंट भी यहाँ पे यूज हो रहा है, तो एज इट इज वो सेम सम है। तो स्टार्टिंग में मैंने पेंडिंग रखा था लेकिन पीछे इलस्ट्रेशन किए तो उसके बेसिस पे आ गया। तो ये सम आप खुद से भी ट्राई करना चाहो पहले तो कर सकते हो, क्योंकि पॉइंट कुछ भी नया नहीं है ना, तो मेरी नीड नहीं है। अब ये टिक कर लो, या तो होमवर्क में कर लेंगे या लास्ट में भी सॉल्व करना हो तो भी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंफ्यूजन होगा तो मैं सॉल्व करवा दूँ। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी उसी का टाइप है, सेम एग्जैक्टली प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। ये अच्छी बात है, प्रैक्टिस के लिए आपको जितने सम्स मिल जाए खुद से सॉल्व करोगे तो ग्रिप अपने आप आ जाएगी। रिपीट वाले टाइप में अभी पहले नहीं करा रहा हूँ। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट वाला हमने सॉल्व किया था, उसमें वो 50% वाला पॉइंट मैंने आपको करवाया था मटेरियल लेबर वाला, तो सेम टाइप ही हो गया। ऑपरेशनल साइकिल हम देख चुके हैं। मैनेजमेंट ऑफ कैश देखा हमने। कैश मैनेजमेंट मॉडल्स में ना दो मॉडल दिए हुए हैं, उसमें से पहला मॉडल आप देखो, पेज नंबर है 668 669, बॉमल्स मैथमेटिकल मॉडल ऐसे करके बोला हुआ है। अब ये कंसेप्ट क्या है वो समझा देता हूँ। टॉपिक में रिपीटेशन भी है, जो हमने पहले पढ़ा ना उससे मैच भी करेगा, तो देख लो है क्या। कैश मैनेजमेंट की बात हो रही है, कैश संभालना, कैश मैनेज करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। और बिजनेस में अगर कैश मैनेजमेंट में गड़बड़ हो गई और आउट ऑफ कैश चले गए तो फिर पैसा फंस जाएगा आपका और फिर कैश क्रंच आ जाएगा। अल्टीमेटली लास्ट मोमेंट कहीं से पैसा उठाना पड़ेगा तो ब्याज लग जाएगा, थोड़ा सोच के काम करना पड़ता है। ये बॉमल जो है ना, इसने यहाँ पे ऐसा बोला कि भाई मैं कैश को भी एक इन्वेंट्री की तरह गिन रहा हूँ। जैसे आप रॉ मटेरियल को स्टॉक करते हो, आप WIP स्टॉक में रखते हो, आप इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स रखते हो, वैसे कैश भी रखना पड़ेगा क्योंकि उसकी भी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। तो उसके अजम्पशन में ना वो कैश को एक इन्वेंट्री आइटम की तरह कंसिडर कर रहा है और उसके बेसिस पे सारा कैलकुलेशन कर रहा है। अब इसमें क्या अप्रोच लगा रहा है वो समझो। इसने बोला दो चीजें हैं, अगर कैश मैनेज करना है तो बहुत बार ये भी होता है कि इमिडिएटली आपको कैश की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे। तो या तो आपके बिजनेस में से कोई पेमेंट्स आने वाले हैं तो वहां से कैश अरेंज हो जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स या सिक्योरिटीज बाई करके रखो जो लिक्विड असेट्स हो, कि भाई कभी भी पैसे की जरूरत पड़ी ना तो इमीडिएटली इनको बेच के हम इनकैश कर सकते हैं। तो कोई भी कंपनी हार्ड कैश नहीं रखती है या बैंक में कैश पड़ा रहे वैसे नहीं रखती है। लोग क्या करते हैं, उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। अब इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करेंगे जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, सिक्योरिटीज हो, FDs हो, कि भाई आज पैसा चाहिए ना तो एक दो दिन में मिल जाएगा, अपन भी वही करेंगे। भाई घर में इतना कैश कौन रखेगा, अगर पक्के का पैसा है बैंक अकाउंट में पड़ा है तो मैं सेविंग अकाउंट में बैलेंस पड़ा रहने दूंगा तो उसपे क्या इंटरेस्ट मिलेगा, 3-4%। इससे बेटर है FD करा देता हूँ, उसमें 8-9% मिल रहा है। FD तोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो एक दो दिन पहले प्रोसेस करेंगे तो हो जाएगा। आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, बैंकिंग ऐप में ही होता है। तो आप FD अगर उसको प्री मेच्योर करते हो, थोड़ी देर में पैसे आ जाते हैं या कुछ आवर्स में आ जाते हैं। तो इट इज लाइक लिक्विड एसेट।
तो बोला कि सब लोग यही करते हैं, कैश की जरूरत पड़ेगी सिक्योरिटीज बेच के अपने वसूल कर लेंगे, वैसा है। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि कैश मैनेजमेंट की जब बात हो रही है और आप ये सिक्योरिटीज की बात कर रहे हो, क्योंकि कैश, हार्ड कैश कोई नहीं रखता है, तो इसमें दो चीजें हैं, दो पॉइंट्स हैं। एक तो अगर मैं कैश, हार्ड कैश रखता हूँ, या सपोज मैं उसको बैंक अकाउंट में ऐसे करंट अकाउंट में पड़ा है। अब करंट अकाउंट में तो आपको पता है कि वहां पे तो इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है। तो करंट अकाउंट में अगर कैश पड़ा रहे कि भाई चलो कभी इमरजेंसी हो तो हम लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रखते हैं, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब कि अगर यही पैसा कहीं इन्वेस्ट किया होता तो उस पर इतना ब्याज मिल रहा होता। आपने अननेसेसरी उसको हाथ में रखा हुआ है तो ब्याज कुछ नहीं मिल रहा। तो दैट इज द कैरिंग कॉस्ट ऑफ कैश। अब ये आप अगर थोड़ा रिलेट करो, अपन ने एक ईओक्यू वाला टॉपिक पढ़ा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, री ऑर्डर लेवल, मिनिमम ऑर्डर, मैक्सिमम लेवल, वो सब देखा। उसमें हमने बात डिस्कस की कि जब आप गुड्स का ऑर्डर करके उसको मंगवा लेते हो, उसको गोडाउन में रखते हो, तो गोडाउन में इन्वेंट्री मेंटेन करने का कैरिंग कॉस्ट लगता है। सेम कैरिंग कॉस्ट कैश में भी लगता है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैश अगर आप कैरी कर रहे हो, सपोज मेरे पास घर पे या मेरे बैग में ना 1 लाख रुपए कैश पड़ा है, तो वो कैश का एक कैरिंग कॉस्ट है। बोले सर कैश कैरी करने में आपको कौन सा कॉस्ट लग रहा है? भाई वो 1 लाख रुपए अगर कैश के बदले बैंक में पड़ा होता, एफडी में, तो उस पर मुझे 8% ब्याज मिल रहा होता है एन्युअली। तो क्योंकि मैंने कैश में रखा है और मैंने उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है, तो उसको कैरी करने का मेरा कॉस्ट लग रहा है वो 8% पर एनम। पूरे साल का 8 हजार रुपये हो गया, महीने का 600, 700 रुपये, 800 रुपये हो गया। तो कहीं ना कहीं वो 1 लाख रुपए हाथ में लेके घूम रहा हूँ या घर पे रखा है ना, तो उसका 800 रुपये महीने का मेरा नुकसान जा रहा है। वो नुकसान ही कैरिंग कॉस्ट है। पहली चीज तो ये हो गई। पैसों की सेफ्टी एंड ऑल तो अलग है, वैसा नहीं कि अपने घर की तिजोरी में पैसा रखा है तो उसमें मेरा कोई चार्ज लग रहा है। लेकिन वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर देता तो जो इंटरेस्ट आता वो मेरा लॉस हो गया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या लॉस ऑफ प्रॉफिट, दैट इज द कॉस्ट है। तो कैश में भी ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा उन्होंने बोला कि चलो आपने फिर क्या किया, आपने सिक्योरिटीज में पैसे इन्वेस्ट कर दिए, गवर्नमेंट बॉन्ड में रख दिए, एफडी में रख दिए। तो वहां पे प्रॉब्लम आती है कि जब भी पैसा चाहिए ना, आपको एक ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज बेचनी पड़ेगी या फिर आपको एफडी तुड़वानी पड़ेगी। अब इसमें भी तो खर्चा लगता है। अब सिक्योरिटीज बेचोगे तो जो पोर्टल या जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू आप डील कर रहे हो, वो डीमैट चार्जेस नहीं लेगा आपसे, ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं लेगा। तो एवरी टाइम यू प्लेस अ सेलिंग ऑर्डर, यू इनकर अ कॉस्ट, जो डीमैट कॉस्ट होता है। तो ये ईओक्यू वाला मॉडल में जो ऑर्डरिंग कॉस्ट था, ये वैसा हो गया कि भाई हर बार इन्वेंट्री मंगाओगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा, ज्यादा एक साथ मंगवा लोगे तो गोडाउन का कैरिंग कॉस्ट लगेगा। अब ये दोनों अगेन इनवर्स हो गए। अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा है तो कैरिंग कॉस्ट कम है, क्योंकि मैं बार बार सिक्योरिटी बेच के जब चाहिए कैश निकाल लेता हूँ, तो ऑन हैंड कैश रखना नहीं पड़ता है। तो वहां पे कैरिंग कॉस्ट कम हो जाता है लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। और अगर उल्टा करूँ तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाता है लेकिन बार बार पैसा हाथ में लेके घूमना, उसमें मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है। तो ये दोनों चीजें सीसॉ वाली है। सेम जैसे अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में देख रहे थे कि भाई एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, तो एक ऑप्टिमम पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि कितना कैश बैलेंस लेके चलूं जहां पे मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का टोटल मिनिमाइज हो जाए। सेम जैसे ईओक्यू में हम टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे थे, वो पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे वैसा। तो यही चीज यहाँ पे बोली। अब फॉर्मूला देख लो, सेम फॉर्मूला अपन ने देखा था, 2AO/C। यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है, 2AO/C ही है वो। उन्होंने नोटेशन अलग यूज कर लिए। 2A का मतलब एनुअल कैश रिक्वायरमेंट या डिसबर्समेंट, कितना पूरे साल का कैश आपको बांटना पड़ता है, पे करना पड़ता है, दैट इज 2A। और एफ का मतलब यहाँ पे फिक्स कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई, एक ट्रांजेक्शन अगर आप प्रोसेस करते हो उसमें आपका कितना खर्चा लगता है। और तीसरा बोला है, ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश मतलब वही होगी अपना कैरिंग कॉस्ट। तो सेम फॉर्मूला एज इट इज 2AO/C। तो ईओक्यू मॉडल पढ़ने के बाद ये पढ़ रहे हैं तो रिपीट चल रहा है। अब आपको इसमें कोई नया दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूला भी वही का वही है, सिर्फ वैल्यूज कैश के फॉर्म में होंगी, वहाँ इन्वेंट्री के फॉर्म में वैसा। तो कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे थोड़े अजम्पशंस लिए बॉमल ने, जिस अजम्पशन पे मॉडल चल रहा है। उसने बोला कैश नीड्स ऑफ द फर्म आर नोन विद सर्टेनिटी, ये उसका अजम्पशन है कि कैश में कितनी रिक्वायरमेंट है, इसकी डिटेल्स हमारे पास एकदम सर्टेनली अवेलेबल होती है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, कैश डिसबर्समेंट्स आर यूनिफॉर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज नोन विद सर्टेनिटी। कितना कैश कब किसको पे करना है, हर महीने कितना कैश आउटफ्लो होता है, ये सब चीजें भी सर्टेन होती है। The opportunity cost of holding cash and transaction cost of converting securities into cash are known and they remain constant। वही सारा जो खर्चा है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना, कैरिंग कॉस्ट कितना, ये सब हमें पता होता है और ये सर्टन है। तो ठीक है, सिक्योरिटीज बेचने पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या लगता है वो पता लगाना बड़ी बात नहीं है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक इंटरेस्ट रेट डिफाइन करना कि मैं इसको भी इन्वेस्ट करता तो इतना मिलता, तो ये डेटा पता लगाना इतना मुश्किल भी नहीं। तो ये उसका अजम्पशन थोड़ा रियलिस्टिक भी है। अब इसके बेसिस पे इन्होंने इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 7।
जिसमें सिमिलर कैलकुलेशन समझाने की कोशिश की है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या है, डेटा डिस्कस करते हैं। एनुअल कैश रिक्वायरमेंट है इनकी 10 लाख रुपए पूरे साल की। तो ए आ गया आपका, कंपनी हैज मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन लॉट साइजेस ऑफ ₹50,000, 1 लाख, 2 लाख एंड 2,50,000। मतलब अगर इनको सिक्योरिटीज को बेचना हो तो 50,000 रुपए के मल्टीपल में बेच सकते हैं एट ए टाइम। ऐसा नहीं जितना चाहिए उतना, मतलब एक यूनिट बेचोगे तो 50,000 आ जाएगा दैट वे। और दूसरा ऑप्शन 1 लाख वाला भी है, 1 यूनिट ऑफ 1 लाख रुपीज। तीसरा ऑप्शन है 1 यूनिट ऑफ 2 लाख रुपीज। और लास्ट ऑप्शन है 1 यूनिट ऑफ 2,50,000 रुपीज। वैसा अब इसमें देखो लॉट साइज बन जाएगा ना। अगर 50,000 रुपए की सिक्योरिटी है आपके पास और 10 लाख रुपए टोटल रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपको पूरा 10 लाख चाहिए तो कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे? 20 यूनिट। ठीक है, वैसा हो गया। बाकी का डेटा वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो 50,000 रुपीज का आपका लॉट साइज, और ऐसे टोटल 20 लॉट बनेंगे, वैसे बोला है। बाकी कैलकुलेशन डेटा में क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज पर लॉट इज ₹1,000। एक लॉट कन्वर्ट करने में ₹1,000 चले जाते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। कंपनीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 5% पर एनम, कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यही पैसा अगर मैं कैश में ना होल्ड करके इन्वेस्ट कर देता हूँ तो 5% ब्याज मुझे मिलता। अब है ना, सारे लेवल्स पे आपको टोटल कॉस्ट निकालना है। मतलब अगर 50-50 हजार रुपए के मल्टीपल्स में सेलिंग करते हो तो ऑर्डर कितने देने पड़ते हैं, पैसा कितना हाथ में रहता है, कैरिंग कॉस्ट कितना चला जाता है। और अगर 1-1 लाख के यूनिट है तो कितना, 2-2 लाख के हैं तो कितना, 2.5-2.5 लाख के तो कितना, तो वो तो अपन गिन लेंगे। बट पहली बात ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक लॉट साइज क्या है। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, ईओक्यू वाला पॉइंट, वो पॉइंट जिसमें हमारा टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगा, वो क्या है? तो वो अपने पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला वही रहने वाला है। यहाँ पे बोलेंगे इकोनॉमिक लॉट साइज, जैसा उन्होंने नाम यूज किया मैं वैसे ही कर रहा हूँ। फॉर्मूला में 2AO/C लिख लो या 2AF/O लिख लो, नोटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है उसको डिफाइन कर देना कि भाई मैंने O का मतलब ये लिखा, C का मतलब ये, तो भी चलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी एटलीस्ट अपने आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं है। एनुअल डिसबर्समेंट कैश का 10 लाख रुपए, ऑर्डरिंग कॉस्ट 1,000 रुपए बोलिए पर ट्रांजेक्शन, और कैरिंग कॉस्ट कितनी बोलिए, 5%। 5% का मतलब हो गया 0.05 पर रुपी गिनते हैं ना, कैरिंग कॉस्ट पर रुपी। वहां गिनते थे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यहाँ पे गिनेंगे कैरिंग कॉस्ट पर रुपी पर एनम। तो एक साल का ब्याज का रेट कितना है, 5%। तो पर रुपी आपका 5 पैसे का नुकसान हो रहा है अगर आप उसको हाथ में रखते हो। तो ये 0.05 बड़ा सिंपल तरीके से आ गया। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ रेट, 5% पर एनम पर रुपी। ये इंप्लाइड है, पर रुपी तो होता है। परसेंट का मतलब, परसेंट मतलब 100 रुपए पे 5% हो गए ना, 5 रुपए, तो 1 रुपए पे कितना हो गया, 0.05। अब इस हिसाब से कैलकुलेशन कर लो, निकाल लो वैल्यू कितनी आ रही है। 2 लाख आ रहा है, तो आपका इकोनॉमिक लॉट साइज तो 2 लाख है। तो आपको जो चार ऑप्शन दिए ना, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, उसमें से हमें ये तो पता है कि अपना टोटल कॉस्ट मिनिमम 2 लाख पे आने वाला है, यही से पता चल गया ना। दिस इज द पॉइंट। इस पॉइंट पे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट मिला के सबसे मिनिमम होगा, और टेबल से प्रूव कर दो। 50,000 पे गिन लो, 1 लाख पे गिन लो, 2 लाख पे टोटल कॉस्ट गिन लो, 2.5 लाख पे गिन लो, मिनिमम आपका उसी पे आने वाला है, वो तो पहले से पता है। अब कुछ इधर उधर हो तो मालूम पड़ जाएगा गलत गिन रहे हो, वैसा है। अब गिनने में कोई मेहनत है नहीं ज्यादा, वो भी देख लो कैसे हो रहा है। मैं एक गिनवा देता हूँ, बाकी आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, और 2 लाख वाले पॉइंट पे भी गिन लेते हैं। अगर आप लॉट साइज अज्यूम कर रहे हो 50,000 रुपीज का, जो फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है, तो उस हिसाब से आपको ये गिनना है कि आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, आपका कैरिंग कॉस्ट कितना है, और आपका टोटल कॉस्ट कितना है। बस ये निकालना है आपने, तीन चीजें गिननी है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। टोटल 10 लाख रुपए मेरी कैश रिक्वायरमेंट रहती है, एक लॉट 50,000 रुपए का है, तो टोटल कितने लॉट हो गए, 20। और अगर एक एक लॉट करके बेचूंगा तो हर बार खर्चा कितना लगेगा, एक लॉट का 1,000 रुपए। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 20,000। तो ये आ गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट के लिए क्या करें, देखो एट ए टाइम 50,000 रुपए का एक लॉट है, तो 50,000 कैश हाथ में रहेगा, एक लॉट बेचूंगा 50,000 आएगा। बट हम जब कैरिंग कॉस्ट गिनते हैं तो हम एवरेज गिनते हैं। 50,000 मेरे पास आज होगा, डिसबर्स भी तो होगा, पे होगा, फिर सिक्योरिटी बेचूंगा, फिर 50,000 आएगा, तो 50,000 जीरो की तरफ ही जाएगा। फिर वापस सिक्योरिटी बेचूंगा, फिर 50,000 आएगा, फिर किसी को चुका दूंगा, फिर वापस बेचूंगा, ये चलता रहेगा। तो 50,000 रुपीज जो है वो तो अपना एक अमाउंट हो गया एक लॉट का। बट यहाँ पे जब हम कैरिंग कॉस्ट गिनेंगे ना, तो उसको एवरेज पे गिनते हैं, नॉट ऑन द फुल अमाउंट, उसको एवरेज पे गिनते हैं। बिकॉज 50,000 पे भी होता है, तो वो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2, एवरेज इन्वेंट्री, कुछ वैसा हो गया। तो मैं यहाँ पे एवरेज निकाल रहा हूँ।
तो ये आपका हो जाएगा 25,000 रुपीज एवरेज। और कैरिंग कॉस्ट अपना कितना है 5% पर एनम, तो इस पे 5% मतलब 1250। अब टोटल खर्चा आप देख लो 21,250। दिस इज योर टोटल कॉस्ट अंडर दिस ऑप्शन, लॉट साइज 50,000। अब ये लॉट साइज अगर आप 50,000 के बदले चेंज करके 1 लाख कर दो, 2 लाख कर दो, 2,50,000, तो टोटल कॉस्ट आपका चेंज होता जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो चेंज होगा, कैरिंग कॉस्ट चेंज होगा, और टोटल कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा। तो वो टेबल में देख सकते हो, उन्होंने उसको टेबुलर फॉर्मेट में ना आजू बाजू प्रेजेंट कर दिया। वो अच्छा भी है, चार चार बार सेम पर्टिकुलर्स नहीं लिखने पड़ेंगे, तो वो कर सकते हैं। उसमें आप टोटल कॉस्ट ही देख लो ना, जब 50,000 का लॉट साइज बढ़ा के 1 लाख किया, तो टोटल कॉस्ट 21,250 से घट के 12,500 हो गया। और लॉट साइज 2 लाख किया तो टोटल कॉस्ट हो गई 10,000। और लॉट साइज 2.5 लाख किया, टोटल कॉस्ट हो गई 10,250। तो कम होता जा रहा है ये। ठीक है, तो ऑप्टिमम किस पे आया, 2 लाख पे आया। देख लो 2 लाख से आपने 2.5 लाख किया ना, टोटल कॉस्ट वापस बढ़ गया। दिख रहा है टोटल कॉस्ट लास्ट में। तो 2 लाख रुपीज के लॉट साइज पे आपका टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हुआ 10,000। और जैसे ही आपने लॉट साइज बढ़ाया, आपने सोचा चलना 2 लाख तक जाते जाते अगर कम हो गया है, क्या पता 2.5 लाख 5 लाख पे और कम हो जाए। उल्टा हो गया, 2.5 लाख पे जाते जाते ना, ठीक है, उसमें क्या ना ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगा, लेकिन बाकी का जो कॉस्ट है कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। फिर आप इतना ज्यादा कैश कैरी करोगे तो उस पर 5% भी तो लग रहा है ना, तो वो चीज चेंज हो सकती है। तो जो ईओक्यू वाले फॉर्मूला से जो आंसर आया अपना, वो जस्टिफाई हो रहा है कि 2 लाख ऑप्टिमम पॉइंट है, वो तो पता चल गया जहाँ पे इक्विलिब्रियम बन रहा है वैसा। तो सेम इलस्ट्रेशन हो गया जैसे ईओक्यू में देखा था, नथिंग न्यू। बोलो कुछ कंफ्यूजन है यहाँ तक तो बताओ। क्लियर, तो ये टॉपिक हुआ। ये मिलर वाला मॉडल मेरा अभी देखना बाकी है, तो मैं एक बार उसके लिए रुका हुआ हूँ, तो आज मत रखो उसको, आगे के टॉपिक्स जो है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टली इलस्ट्रेशन नंबर 15, 15 16 बाकी है अपने, रिसीवेबल्स वाले पार्ट में, उस पे चलते हैं। यहाँ पे रिसीवेबल्स के ऊपर बात कर रहे थे हम, और इलस्ट्रेशन 15 में उसके रिगार्डिंग कुछ डेटा दे रखा है। डेटा समझाता हूँ आपको, फिर सॉल्व करते हैं कैसे। एबीसी लिमिटेड हैज प्रेजेंट एनुअल सेल्स ऑफ 10,000 यूनिट्स एट ₹300 पर यूनिट। डेटा है। वेरिएबल कॉस्ट 200 रुपए है, फिक्स कॉस्ट 3 लाख रुपए है एनुअली। क्रेडिट पीरियड जो अभी अलाउ करती है कंपनी अपने कस्टमर्स को, वो 1 महीने का है, तो डेटर से पेमेंट 1 महीने बाद आएगा। कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू इंक्रीज द क्रेडिट पीरियड। देखो जितना क्रेडिट पीरियड बढ़ाओगे ना, सेल बढ़ जाता है। लालच का गेम है, उधार ज्यादा दोगे तो माल ज्यादा बिकेगा, क्योंकि अब सामने वाले को पता है पेमेंट करने की जल्दी नहीं है। बट ज्यादा उधार का मतलब रिस्क ज्यादा है, टाइम ज्यादा दोगे तो बैड डेट ज्यादा होगा, वो भी एक रिस्क रहता है। सेल बढ़ेगा, बैड डेट भी बढ़ सकता है, और आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ सकता है। तो ये सब एनालिसिस करके करना पड़ता है कि कितना आइडियल क्रेडिट पीरियड रखें कि जिसमें हम सब चीजों को नॉमिनली मैनेज कर सके वैसा। तो अभी तक तो इतनी बात है। अब ये लोग सोच रहे हैं, प्रपोजल आया कि सेल मतलब अगर क्रेडिट पीरियड बढ़ाते हैं, 1 महीना अभी हम क्रेडिट पीरियड देते हैं, उसके बदले 2 या 3 महीना कर दें, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो वो आपको एनालिसिस दे रखा है। बोला एग्जिस्टिंग क्रेडिट पॉलिसी में बेड डेट 1 महीने का है, सॉरी 1% का है, और पॉलिसी में टर्म 1 महीने का है। अगर इसको बढ़ा के हम 2 महीना कर देते हैं, तो सेल बढ़ जाएगा भाई 15%। देखो सेल बढ़ने का मतलब है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन सीधा 15% बढ़ जाएगा। ये सेल माइनस वीसी इज कॉन्ट्री। तो अगर सेल 100 का 115 हुआ, तो कंट्रीब्यूशन भी जितना था उसमें 15% प्लस हो जाएगा, सीधी बात है। तो अंडरस्टूड है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो वेरिएबल रहना, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। बट बेड डेट का रिस्क बढ़ जाएगा, जितनी बात पुरानी हो जाती है लोग पैसा लेके गायब हो जाते हैं। 2 महीने बाद रिकवर करने में ज्यादा प्रॉब्लम, ताजा ताजा होते 4 फोन करके फटाफट मंगा लो। 15-20 दिन और निकाल दो, कह रहे देता हूँ यार क्या जल्दी है, सामने वाले को समझ आ जाती है इसको चल रहा है, 15-20 दिन से तो फोन आया नहीं, मतलब सर्वाइव कर सकता है, और खींच लो, फिर वैसी बात हो जाती है। तो बेड डेट भी होने के चांसेस ज्यादा है। फिर बोला अगर 2 का 3 महीना कर दिया, तो टोटल सेल जो आज है ना उसके कंपेरिजन में 30% बढ़ेगा, लेकिन बेड डेट का रेशियो बढ़ जाएगा 5%। तो वो एक चीज आपको देखनी है। There will be increase in fixed cost by 50,000 on account of increase of sales beyond 25% of present level। मतलब अभी तो 3 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट चल रहा है, वो ठीक है। अगर आपका सेल आज के लेवल से 25% ऊपर जाता है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 25% या उससे ज्यादा बढ़ गया, तो आपका फिक्स कॉस्ट भी बढ़ेगा, 3 का 3.5 लाख हो जाएगा। अब आपके पास जो दो प्रपोजल्स हैं, उसमें 2 मंथ्स वाले प्रपोजल में तो सेल आपका सिर्फ 15% ही बढ़ा है,
तो वहां पे फिक्स कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं आएगा। लेकिन जो थर्ड 3 मंथ्स वाला ऑप्शन है, कि उसमें आपका सेल एग्जिस्टिंग से 30% प्लस हो गया, तो 25 क्रॉस होते हैं 50,000 का एक्स्ट्रा खर्चा, तो ये कंडीशन। द कंपनी प्लान्स ऑन अ रिटर्न ऑफ 20% ऑन इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स। ये ऐसा है कि जो आपके रिसीवेबल्स डेटर्स में जो पैसा फंसा हुआ है, वही ब्लॉक होता है अमाउंट, तो उस पर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो गिननी है कि ये पैसे फंसे हुए हैं, तो इस पर कितना रिटर्न कम से कम हमको कमाना है ताकि वर्किंग कैपिटल निकल जाए। तो 20% की एक्सपेक्टेशन है। तो इन शॉर्ट आपके रिसीवेबल्स जो भी बनते हैं ना, उस पर 20% तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। तो बाकी मार्जिन जो है वही बचा वैसा माना जाएगा, ये तो चला गया उसके अंदर वैसा। You are required to calculate the existing and the proposed net profit and also calculate the most paying credit policy for the company. अब यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करके ये देखना है कि एग्जिस्टिंग वाला सिस्टम बेस्ट है, या 2 महीने वाले पे स्विच करें, या 3 महीने वाले पे स्विच करें। कैलकुलेशन से पता चलेगा। और कैलकुलेशन में आपको सिर्फ ये देखना है कि एग्जिस्टिंग लेवल पे कितना प्रॉफिट आ रहा है, और अगर शिफ्ट करते हैं तो इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट कितना होता है। तीनों केस में प्रॉफिट ढूंढना है और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना है, जो बेस्ट केस होगा वो। अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना शुरू करें, तो वही अपना सेल वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन वही वाला फॉर्मेट है, वो देख लेते हैं। देखो इन्होंने भी कैलकुलेशन जो है वो टेबुलर फॉर्मेट में ही किया है, और वो बेस्ट रहता है। मैं पहले आपको एग्जिस्टिंग वाला गिनवा देता हूँ, दैट इज 1 मंथ। फिर प्रपोज वाले में दो ऑप्शन है, एक 2 मंथ्स वाला और एक 3 मंथ्स वाला। अब इसमें हमें प्रॉफिट गिनना है, तो सिंपल सेल्स से स्टार्ट करेंगे। सेल्स में बोला है 10,000 यूनिट, 300 रुपए के रेट से, तो कितना हो गया 30 लैक्स। इसमें से जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट, वो बोला है 200 रुपए। सिंपल कैलकुलेशन 20 लैक्स। तो जो कंट्रीब्यूशन बचा वो है 10 लाख रुपए। चलो यहाँ तक तो बात आई। और क्या है, फिक्स कॉस्ट 3 लाख। 7 लाख रुपए हो गया आपका प्रॉफिट। टैक्स वैक्स की बात तो कुछ की नहीं है। अब बाकी जो कैलकुलेशन होगा, एक बेड डेट का पॉइंट आएगा, और एक आपका वो जो रिसीवेबल्स में जो आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल लो, या उसके लिए प्रोविजनिंग बोल लो, वो माइनस होगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। अब बेड डेट की बात कर लेते हैं। बेड डेट में क्या बोला था, 1% बोला था। 1% किस पे गिनेंगे, सेल्स पे, क्योंकि सारा सेल तो क्रेडिट पे हो रहा है। कैश सेल की तो कोई बात ही नहीं की है। तो जितने का सामान बेचा है उसी पे 1% होगा। तो 30 लाख पे 1% मतलब 30,000, ये होगा 30,000। तो आपका बचा 6.7 लाख। अभी इसमें से माइनस करना पड़ेगा वो, हाँ, रिसीवेबल्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स बोलेंगे उसको। आपका इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स में आपका जितना पैसा फंसा हुआ है उस पे रिटर्न, रिटर्न का परसेंटेज है 20%। बट रिसीवेबल्स में कितना पैसा फंसा हुआ है वो तो पहले गिनना पड़ेगा ना, वो डायरेक्टली थोड़ी ना उन्होंने दिया हुआ है। कैसे कैलकुलेशन होगा वो पता चल रहा है, देख लेते डेटा में क्या है, उसके बेसिस पे लेना पड़ेगा। रिसीवेबल्स में आपके जो पैसे फंसे हुए हैं, वो आपको कॉस्ट के बेसिस पे पता चलेंगे। मैं ये चीज समझा देता हूँ कैसे गिनना है। इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स। इन्वेस्टमेंट वाला आपकी जेब से जो गया है वो वैसे देखा जाएगा। आपकी जेब से ना इसमें दो चीजें गई है, एक वेरिएबल कॉस्ट, एक फिक्स कॉस्ट। तो इस एग्जिस्टिंग सिचुएशन में, इस डेटा में आपकी वेरिएबल कॉस्ट के 20 लाख रुपए लगे हुए हैं, और आपके फिक्स कॉस्ट में 3 लाख रुपए लगे हुए हैं। तो टोटल आपका जो पैसा ब्लॉक्ड है वो 23 लाख है, या इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आप बोल सकते हो, वैसा हो गया। बट हम लोग कोई पूरा साल का क्रेडिट तो देते नहीं है। ये तो पूरे साल का डेटा है ना, 30 लैक्स इज एनुअल सेल, तो उसमें जो कॉस्ट है वो भी तो एनुअल कॉस्ट है ना। सो दिस इज योर टोटल कॉस्ट ऑन एनुअल बेसिस। पर हमें तो क्रेडिट उनको 1 महीने का देना है ना इस पॉलिसी में। तो जो हमारा पैसा ब्लॉक्ड रहता है कॉस्ट के नाम पे, वो तो 1 महीने का रहता है, पूरे 12 महीने का थोड़ी रहता है। तो इसको डिवाइड करेंगे 12 से, और मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। सिंपल हो गया, मंथली निकाल रहे हैं। और कितना अमाउंट आ रहा है, ठीक है, दिस इज मंथली।
तो आपका रिसीवेबल्स में जो भी रिसीवेबल है आपके, वो तो सेल के अमाउंट में होंगे, लेकिन उसमें आपका जो पैसा फंसा हुआ है ना, वो 1,91,667। आप बोले सर रिसीवेबल कितना है, तो सीधा 30 लाख डिवाइड बाई 12, 30 लाख पूरे साल का सेल है, उसमें से एक महीने का सेल कितना होगा, 2.5 लाख रुपए, डिवाइड बाई 12 करके, तो आपका उनसे पैसा लेना बनता है 2.5 लाख, नो डाउट ये लेना बनता है। लेकिन उसमें आपका जो कॉस्ट लगा है वो ये है। और बात किसकी हो रही है, इन्वेस्टमेंट की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट तो इतना ही हुआ ना, मतलब आपने इतने का माल बेचा है जिसका पैसा लेना बाकी है, तो प्रॉफिट भी तो होगा इसके अंदर, तो वो थोड़ी ना आपने जेब से लगाया हुआ है। तो 2.5 लाख रुपए का अगर सामान बेचा है जो रिसीवेबल है, तो उसमें प्रॉफिट के बाद आपका कॉस्ट कितना लगा है, इतना, 1,91,667। दिस इज द कॉस्ट पोर्शन ऑफ दिस रिसीवेबल। तो हम यहाँ पे जो 20% वाला कैलकुलेशन करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट पे करेंगे, सेल वैल्यू पे नहीं, 2.5 लाख पे नहीं गिनेंगे, 1,91,667 पे गिनेंगे। तो इस पे 20% कितना होता है वो देख लो, निकालो कितना अमाउंट आता है। दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये माइनस करके कितना बच रहा है, 631,632। ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम, 6,31,667। अब इसके साथ होगा कंपैरिजन, 2 मंथ्स वाला और 3 मंथ्स वाला, उसमें जो भी चेंजेस होंगे। अब अगर 2 मंथ्स वाले में आप देखोगे, तो इसमें चेंजेस में क्या था, एक तो आपका सेल बढ़ गया 15% से, और आपका बेड डेट बढ़ गया 3% से, तो वो चेंजेस अपने कर सकते हैं, सेल वाला बढ़ा दो, 15% प्लस कर दो। सही है ना, 4.5 लाख बढ़ेगा ना। हाँ, 34,50,000 होगा, ये भी तो बढ़ेगा 15%, वेरिएबल कॉस्ट। 20 लाख पे 15% मतलब 23 लाख हो गया ये, 23 लैक्स। रिमेनिंग जो बचेगा वो 11,50,000। मैंने आपको बोला था कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी तो 15% ही बढ़ जाएगा, इम्पैक्ट। अच्छा, फी फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8,50,000। बेड डेट बढ़ जाएगा 3% सेल्स पे, 34,50,000 पे 3%, कितना हो रहा है, देखो कितना राइज हो गया कंसिडरेबल, 3 गुना बढ़ गया ना, बढ़ना ही था। इसको माइनस करो, 7,46,500 ये होगा। इसमें से वापस वही स्टोरी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स, पूरा डेटा चेंज हो जाएगा ना। और देखो आपकी क्रेडिट पॉलिसी यहाँ पे 2 महीने की है, फिर मैं ये चीज कैलकुलेट करवाऊँ, इसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसमें ऐसा होगा, 34,50,000 का आपका सेल है, बट मैं सेल पे नहीं गिनूंगा, मैं अगेन कॉस्ट पे गिनूंगा, तो मैं इस चीज को फिर हटा ही दूंगा, कंफ्यूज नहीं करना। आपका यहाँ पे जो कॉस्ट लग रहा है, वेरिएबल कॉस्ट है 23 लाख, फिक्स कॉस्ट है 3 लाख, टोटल हो गया 26 लाख। इसको करेंगे डिवाइड बाई 12, और क्रेडिट पॉलिसी 2 महीने की है, तो पैसा 2 महीने तक फंसा रहेगा, तो इससे एक अमाउंट आएगा आपका 2,16,667। ये माइनस हो जाएगा, $7,03,167, ये आ रहा है, दिख रहा है इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो जो डिफरेंस है ना, वो है इंक्रीज इन प्रॉफिट। अगर क्रेडिट पॉलिसी आपने चेंज की तो आपका इतना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, सिंपल है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप सोचते जाओगे तो होता जाएगा। सेम वैसे ही, वो तो प्रॉफिट तो साल का है ना पूरा, 2 मंथ्स का इफेक्ट कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। पर ये कितने कितने ड्यूरेशन का प्रॉफिट है, 2 मंथ्स का या पूरे साल का है। तो वहां तो कंसिडर करेंगे ना, पैसा तो 2 महीने के लिए ब्लॉक हुआ, ये डेटा। अच्छा, इसमें नंबर अलग आ रहे हैं क्या, ये यूज नहीं किया, नहीं नहीं, तो ये चेंज हो जाएगा ना फिर।
अच्छा अच्छा, नहीं नहीं कोई नहीं, तो फिर नंबर चेंज किया है। यहाँ से चेंज होगा। 26 लाख डिवाइड बाई 12 × 2, इस पे 20%। तो ये माइनस हो गया। अब कितना बच रहा है? नहीं, 6 लाख होगा। 80, 833। ये आ गया। अब देखो प्रॉफिट बढ़ा तो है अभी भी, इंक्रीमेंट तो है, जो डिफरेंस है वो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है। अब वैसे ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक गिनना है। क्या एग्जिस्टिंग से अगर 3 महीने पे जाए, ऐसे कंपेयर नहीं होगा। एग्जिस्टिंग से 2 महीने पे जाए या एग्जिस्टिंग से 3 महीने पे जाए, ऐसा ऑप्शन है ना। आज 1 महीने की पॉलिसी तो चला ही रहे, 2 महीने वाली पे स्विच करे या 3 महीने वाली पे, तो वैसे ही आपको 3 मंथ्स वाला गिनना पड़ेगा और इससे कंपेरिजन करना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट में चेंज आया, कम हुआ, बढ़ गया। तो जो बेस्ट ऑप्शन है तीनों में से वो करो, सिंपल। तो दो तो मैंने गिनवा दिया, थर्ड वाला आप ट्राई कर सकते हो वैसे। ये तो बाद में फिर सेव कर लेंगे। हाँ हाँ, वो लिख देता हूँ, बाद में ढूंढना पड़ता होगा। चलो ठीक है। अब यही सेम पैटर्न पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 16। अच्छा समय देखो, थोड़ा कोशिश करोगे, दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा, क्योंकि पैटर्न सेम है। प्रेजेंटेशन देख के थोड़ा आपको लग सकता है, लेकिन फिर भी आई डोंट थिंक इतना प्रॉब्लम है। उसमें भी ऐसे ही एग्जिस्टिंग क्रेडिट पीरियड 30 डेज का है, फिर वो बढ़ा के 40, 50, 60, 75 करे तो क्या चेंज आएगा। तो फॉर्मेट इसके जैसा ही, आप अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन कर सकते हो। एग्जैक्टली इनको कॉपी करने की कोशिश मत करना, आप सीधा यही फॉर्मेट यूज करके नेट बेनिफिट निकालने की कोशिश करना। डाउट आ सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% बन जाएगा, लेकिन थोड़ा दिमाग खर्च करने की कोशिश करोगे तो वो समझ आएगा कहाँ जा रहा है, और क्या नहीं समझ आएगा वो पता चलेगा। फिर मैं जब करवाऊंगा तो आपको आइडिया आएगा कि अच्छा ऐसे सोचना था, हमने यहाँ गलत सोचा। जब तो आप खुद सोचने की कोशिश ही नहीं करोगे, मेरा समझाया तो सब सही लगेगा, लेकिन खुद सोचते हो तो कहाँ गलत डायरेक्शन में जा रहे हो वो तो नए सम से ही मालूम पड़ना है। तो नया सम और सिमिलर पैटर्न पे तो एक बार कोशिश तो कर ही सकते हो, एकदम नया नहीं है। तो ये सम कौन से वाले सम में? 16th में। हाँ हाँ, पहले तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली 30 डेज अपना बेस है, फिर उसमें आप 10 डेज बढ़ाओगे, उसमें 20 डेज बढ़ाओगे, उसमें 30 डेज बढ़ाओगे, तो ऐसे बने। तो बेस तो 30 डेज है, तो उस पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो सही है। तो एक बार ये सम ट्राई कर सकते हो, ये आपके लिए है पहले। बाकी इसके बाद की सारी थियरी मैंने करवा दी आपको। अब बचे हैं पीछे केस स्टडीज। और देखो केस स्टडीज के सम्स मैंने देखे, मैं भी रेफर कर ही रहा था। इसमें ऐसा कुछ नया नहीं बचा है जो मेरा समझाना बाकी हो। केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन है वो सारे टाइप अपने पहले हो गए, उसी में प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो जितने आप ऑपरेटिंग साइकिल वाला आ गया, ईओक्यू वाला आ गया, ऑर्डर लेवल वाला आ गया, सारे कैश मैनेजमेंट वाला, सारे सम्स हैं। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस करके वो सम ट्राई करो, तो आपको पता चलेगा कि नए सम में, सिमिलर पैटर्न के सम्स में ही सही, आप कितना सोच पा रहे हो। तो एक फॉर्मेट आपका डेवलप हो जाएगा। इसमें नए सम्स नहीं है, तो ट्राई पहले आपको ही करने, बात वैसी। मतलब आप टाइम ले लो उसके लिए आराम से, अगले 2-3 दिन में थोड़ा थोड़ा करके 12 या 13 इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन है। आप डेली अगर चार चार भी सॉल्व करोगे तो भी 3 दिन में हो जाएंगे, तो ऐसा कोई बहुत बर्डन नहीं है। लेकिन अगला चैप्टर चले तो साइमल्टेनियसली आप ये कंप्लीट करते जाओ, और नेक्स्ट 3 दिन का टारगेट लेके फिर अपने को खत्म करना है। बाकी इस चैप्टर में मेरे लिए एक वो रिग्रेशन वाला सम बचा है, और वो मिलर मॉडल जो है वो देखना बाकी है, वो बचा हुआ है। आपके लिए बचे हैं सम्स। तो आप एक काम अभी ये कर सकते हो एटलीस्ट, कि ये जो सम चल रहा था इसका 3 मंथ्स वाला पार्ट कंप्लीट कर लो, एक तो पैकअप हो जाए, एक ट्राई भी कर लो। मीन वाइल मैं मिलर वाला देख लेता हूँ, अगर अभी रिलेट कराने जैसा है तो वो भी खत्म करते हैं। जितना पैकअप होता जाए उतना अपने लिए अच्छा है। आप इसको 3 मंथ्स वाले को कंप्लीट करो, और उसको कंपेयर करके देखो कि बेस्ट ऑप्शन क्या है।
बोलो, सॉल्व हो रहा है? कुछ पूछना? आ गए नंबर्स? यहाँ पे तो प्रॉफिट कम हो गया। 1 मंथ वाले से भी कम हो गया, 2 मंथ वाले से भी कम हो गया। तो अल्टीमेटली जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा है फिर? 2 मंथ्स वाली क्रेडिट पॉलिसी, कि एग्जिस्टिंग से ज्यादा प्रॉफिट है और 3 मंथ से कम, तो बेटर है 2 मंथ्स वाली क्रेडिट पॉलिसी पे हम शिफ्ट कर सकते हैं। कंप्लीट कर लो तो फिर वो मिलर मॉडल भी बता देता हूँ, अभी देख लिया। ठीक है, डन, समझ आया। चलो, तो अच्छा समझा ये। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द मिलर मॉडल। पेज 670 है मॉड्यूल में, वो देख लो। छोटा सा टॉपिक है, तो रिलेट कर लेते हैं क्या, जितना आज खत्म हो जाए बढ़िया है, ज्यादा कुछ बाकी नहीं रखना। 670, मिलर मॉडल, स्टोकेस्टिक मॉडल, अनसर्टेनिटी मॉडल। अच्छा है, कंपैरिजन में बढ़िया है। वो बॉमल मॉडल के साथ कंपेयर करेंगे ना, तो दोनों अप्रोच कवर हो जाएगी। देखो, बॉमल मॉडल क्या बोल रहा था? कैश रिक्वायरमेंट्स, कैश अवेलेबिलिटी, कैश डिसबर्समेंट सब सर्टन होता है, ये मान के चल रहा था अजम्पशंस में। अब ये अजम्पशन थोड़ा सा अनरियलिस्टिक भी है ना। कैश की रिक्वायरमेंट आप पहले से कितनी प्रिडिक्ट कर लोगे? और कैश की रिक्वायरमेंट एक्चुअली देखा जाए तो हमेशा अनसर्टन ही होती है। कब क्या हो जाएगा पता नहीं चलता है, अचानक से खर्चा आ गया, कैश नहीं है। अचानक से इनकम आ गई, सोचा नहीं था कहाँ इन्वेस्ट करें, ऐसा भी होता है। तो ये जो सेकंड मॉडल है ना, ये मिलर मॉडल है, और इसको अनसर्टेनिटी मॉडल भी बोल रहे हैं। मिलर का अप्रोच इससे पूरा अपोजिट था। मिलर ऐसा बोलता है कि यार कैश तो अनसर्टन होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वो अनसर्टेनिटी एंगल को भी तो कहीं ना कहीं हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो इसने कुछ चीजें डिफाइन कर दी, पहले तो अपने को ये समझना है। इसने ऐसा बोला कि भाई कैश के अलग अलग होल्डिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, इन अ वे कि हम लोग कैश बैलेंस कितना मेंटेन करते हैं। एक लोअर लिमिट होगी, मिनिमम की इतना तो चाहिए। एक एवरेज होगा, एक अपर लिमिट होगी कि इससे ज्यादा कैश रखने का कोई सेंस नहीं है। तो उसको इसने नाम दे दिया। एक ये बोल रहा है एल, दैट इज द लोअर लिमिट। एक बोल रहा है रिटर्न पॉइंट। एक बोल रहा है अपर लिमिट। ये इसके नोटेशंस है। एच इज द अपर लिमिट, आर जो है उसको बोलेंगे रिटर्न पॉइंट। ये अपना एवरेज हो गया कि यहाँ तक आ जाओ, और ये है लोअर लिमिट। ठीक है, ऐसे कुछ नोटेशंस ये यूज कर रहा है। अब पॉइंट ये है कि दिस इज द मिनिमम बैलेंस, इससे नीचे कैश रखोगे तो क्रंच हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। ये अपर लिमिट है, इतना ज्यादा कैश इससे ऊपर रखने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, अननेसेसरी आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है। और ये अपना एवरेज पॉइंट है कि इसके नियर अबाउट घूमते रहो, कैश प्लस माइनस होता रहे तो चलेगा। अब ऐसा है कि जब भी हम अपर लिमिट टच कर लेते हैं, मतलब कैश बहुत ज्यादा हाथ में पड़ा हुआ है, हमने इतना कैश क्या करना है यार, इतना तो कभी मैक्सिमम कुछ भी सोच लो, जरूरत नहीं पड़ने वाली। एक काम करो, कुछ अमाउंट है ना, इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज, सिंपल हो गया। इतना कैश ऑन हैंड क्या करोगे? तो इस पॉइंट पे आके ना हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट उतना करो कि यहां तक पहुंच जाओ, रिटर्न पॉइंट ये अपना बीच में एवरेज, तो यहां तक पहुंच जाओ। तो इन्वेस्टमेंट उतना कर दो। अब ये जो इन्वेस्टमेंट करने की बात हो रही है कि कितना इन्वेस्ट करे, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या करे, तो उसके लिए एक अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सिंबल यूज किया जेड, और एक बना दिया अगेन फॉर्मूला।
फॉर्मूला में यूज कर रहे हैं क्यूब रूट। फॉर्मूला कुछ ऐसा दिख रहा है, समझाता हूँ सारे नोटेशंस। ऐसा कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूला को यूज करके आप ये z कैलकुलेट कर सकते हो, जिससे हम यहाँ तक आ सकते हैं, r पॉइंट तक आ सकते हैं। अब r पॉइंट तक आना है h पॉइंट से, तो सिंपल हो गया, h माइनस जेड। h इज द अपर लिमिट ऑफ कैश, z इज द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड। तो अगर h में से z अमाउंट इन्वेस्ट कर दोगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, रिटर्न पॉइंट। तो अगर आपको इस रिटर्न पॉइंट पे आना है यहाँ से, तो आपको z अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कैश आउटफ्लो मतलब माइनस। सिंपल बात है, अपर लिमिट में से इन्वेस्टमेंट अमाउंट माइनस कर दो, जो बचा वो रिटर्न पॉइंट। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। बोलो समझ आई। दूसरा एस्पेक्ट देख लो, अगर आप लोअर पॉइंट पे आ चुके हो, मिनिमम कैश पे आ गए हो, तो ये भी सेफ नहीं है। इससे नीचे गया तो फंस जाएंगे। हमें एवरेज पे रहना है, रिटर्न पॉइंट पे रहना है। तो इन्होंने बोला कि जब भी आप लोअर लिमिट पे पहुंचोगे ना, वापस ये फॉर्मूला यूज करो। बट अब आपको सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं करना है, सिक्योरिटीज बेचनी है। तो इन दैट सिनारियो, इन दिस केस, वी विल सेल सिक्योरिटीज। सेल सिक्योरिटीज इक्वल टू जेड। जेड अमाउंट के बराबर की सिक्योरिटी बेच दो, तो उसे क्या होगा, कैश ऑन हैंड आ जाएगा। जैसे ही कैश ऑन हैंड आएगा ना, हम लोअर लिमिट से रिटर्न पॉइंट की तरफ चले जाएंगे। अब अगर आपको इस फॉर्म में रिटर्न पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो सिंपल है, एल प्लस जेड। समझ आई। और अगर ऊपर से आते यहां से, तो वहां पे फॉर्मूला था एच माइनस जेड। इतनी सिंपल सी बात है। आई बात समझ में। ये मिलर ने बोला कि इस तरीके से काम करना चाहिए, तो मिलर और मॉडल जो बोल रहे हैं उसमें वो ये नोटेशन यूज कर रहा है, ये फॉर्मूला यूज कर रहा है। और इसके थ्रू हम वो जेड कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला में क्या है वो मैं पूरा बता देता हूँ, वो इलस्ट्रेशन के थ्रू भी आपको आइडिया लग जाएगा। बट अल्टीमेटली कंसेप्चुअली ये बात हो रही है। बोलो क्लियर हुआ, समझ आ रहा है। फॉर्मूला में कुछ और चीजें भी है, वो भी समझ लो। हमने ना रिटर्न पॉइंट पे जाने के लिए या तो लोअर लिमिट का यूज किया या अपर लिमिट का यूज किया, प्लस जेड माइनस जेड करके आ गया। एक और रिलेशन उसने डिफाइन किया, वो रिलेशन अपर लिमिट और लोअर लिमिट का भी है। अपन ने अभी तक देखो यहाँ पे ना इन दोनों को डायरेक्टली रिलेट नहीं किया, इसका कोई रिलेशन डिफाइन नहीं किया। हमने रिटर्न पॉइंट तक जाना हो तो दोनों रास्ते से क्या करना है वो बताया। इन्होंने बोला कि भाई देखो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में हमने ये रेशियो रखा है 3 टाइम्स का। लोअर लिमिट प्लस 3 टाइम्स ऑफ जेड करोगे आप, तो आप अपर लिमिट पे टच हो जाओ। ये वैसा बोल रहा है। अब ये फॉर्मूला उसने अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से बनाया और बोला कि रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज रिजल्ट ओरिएंटेड। बोले सर 3 कहाँ से आया, मिलर ने कैलकुलेट किया है, अपने को याद रखना पड़ेगा, वैसी बात है। तो उसमें अपन ज्यादा आर्ग्यूमेंट कर नहीं पाएंगे। तो लोअर लिमिट से आपको अपर लिमिट तक जाना हो, तो बोला लोअर लिमिट प्लस 3 जेड, दैट इज इक्वल टू अपर लिमिट। ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला हो गया। इसमें एक पॉइंट में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएगा फिर। ठीक है, अभी तो जैसा बोला वैसे चलने देते हैं। ये और भी एक फॉर्मूला इसने बनाया हुआ है। जैसे ये अपने पास था ना, रिटर्न रिटर्न पॉइंट, तो लोअर लिमिट प्लस जेड, तो चलो वो तो ठीक है। लेकिन दूसरा एक और फॉर्मूला बनाया उसने रिटर्न पॉइंट तक आने के लिए, यहाँ तक आने के लिए अपर लिमिट माइनस 2 जेड भी कर रहा है वो। तो फिर ये एच माइनस जेड वाला कंसेप्ट कहाँ जाएगा। जस्ट रिटर्न पॉइंट इज लोअर लिमिट प्लस जेड, ये तो टैली। अपर लिमिट के लिए इसने यूज किया लोअर लिमिट प्लस 3 जेड। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये कंसेप्ट लेवल के लिए यूज किया है उसने कि एच में से अपन जेड माइनस करेंगे तो आर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब वो फॉर्मूला लगा रहा है ना, तो अजम्पशन चेंज कर रहा है। देखो जो उसका मॉडल है मैं उसके बेस पे बता रहा हूँ, और इसमें कुछ हो नहीं सकता है। वो क्या कर रहा है, 3 चीजें हैं, एच, आर और एल। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए वो प्लस जेड कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए वो प्लस 2 जेड कर रहा है।
फॉर्मूला कंसेप्चुअली मैंने जो लिखा था स्टार्टिंग में वो अलग चीज थी, इसलिए वो कंफ्यूजिंग हो रहा है। मैं उसको फॉर्मूला पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड हमें फॉर्मूला लगाना है। मैंने आपको ये बोला कि भाई अपने अगर एच पॉइंट पे पहुंच चुके हैं तो हमें इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हम आर पॉइंट पे आएंगे। मैंने ये बात बोली, मैं इसमें करेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने पॉइंट में करेक्शन कर रहा हूँ, बिकॉज ये कंसेप्चुअली था लेकिन फॉर्मूला वाइज डिफरेंट है। अब मैं फॉर्मूला पे आ रहा हूँ कि एग्जैक्टली इसने क्या बोला। उसने क्या किया, ये जो रिटर्न पॉइंट है ना, इसका जो डिस्टेंस है लोअर पॉइंट से वो जेड यूनिट्स का रखा, लेकिन इस रिटर्न पॉइंट का डिस्टेंस अपर लिमिट से 2z यूनिट्स का रखा। मैं करेक्शन कर रहा हूँ, तो आप इस चीज को आपको भूलना पड़ेगा, मैं करेक्शन बता रहा हूँ। तो ये जो गैप इसमें रखा है कितना रखा, 2z यूनिट्स का, ये चीज है। इसमें आपके सारे फॉर्मूला बन जाएंगे। तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बात बताई, मैंने आपको ये बोला कि एच से आर पे आना होगा तो आपको जेड माइनस करना होगा। मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ, जेड नहीं 2z माइनस करना होगा। मेरी गलती थी समझ में, वैसा मान लो आप 2z माइनस करना होगा तो आप रिटर्न पॉइंट पे आ पाओगे। और ये आप लोअर लिमिट पे आ चुके हो, और आपको अगर रिटर्न पॉइंट पे जाना है तो आपको 1 टाइम्स ऑफ z प्लस करना होगा। वैसा है, उन्होंने क्या स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन में ऐसा लिखा है कि h में से हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा तो हम इसमें पहुंचेंगे। तो वहाँ नोटेशन में उन्होंने मॉड्यूल में लिख दिया h माइनस जेड। तो मैंने उस बेसिस पे ये मान लिया कि भाई ये सेंटर पॉइंट है, प्लस जेड करोगे तो ऊपर जाओगे, माइनस जेड करोगे तो नीचे जाओगे। तो वो अजम्पशन पे चल रहे थे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो उन्होंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था कि हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा, बट कितना माइनस करना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ जेड। तो ये ना आर जो है, आप ऐसे समझो, इसको ऐसे समझा देता हूँ। अब बात क्लियर हो गई है, वो ऊपर लिखा उन्होंने कंफ्यूजिंग था तो इसलिए मैंने मिस इंटरप्रेट कर लिया। तो पूरी गलती मेरी साइड से भी नहीं हुई है, वैसा है। अब आपको समझ आएगी बात। ये देख लो, ये जो डिस्टेंस है ना, ये कितना है, जेड। और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2z। बात समझ आ गई। तो अब ये चीज आपको फॉर्मूला में अपने आप दिख जाएगी। अब कहीं भी जाना हो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपको आर पे जाना है, अपना टारगेट है कि अपने को आर पे पहुंचना है, एंड यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो कैसे जाओगे, एल प्लस जेड। बन गया एक फॉर्मूला। अगर आपको आर पे जाना है, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ये बनेगा एच माइनस 2z। बात समझ आ गई। अच्छा, आपको एल से जाना है एच पे, तो क्या होगा, एल विल बी, या सॉरी, एच विल बी इक्वल टू एल प्लस 3z। यहां से यहां, तो ये 1z, ये 2z। बात समझ आई। इसमें आपके सारे फॉर्मूला आ गए, ठीक है। वो उन्होंने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, h माइनस जेड करना पड़ेगा टू रीच द रिटर्न पॉइंट। तो मैंने फिर आपको वैसे बताया, तो मुझे लगा कि इक्वी डिस्टेंट है। अब ये ना अगर ये आर एग्जैक्ट सेंटर में होता इन दोनों के, तो हो जाता प्लस जेड माइनस जेड, बट एक्चुअली एग्जैक्ट सेंटर नहीं है। ये 2z का गैप लिया, ये जेड का। ये आया कहां से, 2z क्यों लिया, वो मिलर का फाइंडिंग है। उसने जो एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, अलग अलग नंबर्स लिए होंगे, तो उससे उसने रिजल्ट निकाला होगा और उससे अपने को फॉर्मूला बना के दिया, वैसा। ठीक है। हाँ, स्टैटिस्टिकल में यही करते रहते हैं, इनका काम ही यही है ना। मैनेजमेंट मॉडल बना के दिया है, तो वो लोगों ने तो क्या हाइपोथेसिस किया होगा, बहुत सारा डेटा नंबर्स लिए होंगे, अजम्पशंस लिए होंगे, फिर एक आउटकम निकाला होगा कि फाइनली क्या करना है। ताकि क्या होता है ना, जो बिजनेस में कैलकुलेशंस होती है ना, वो लोग इस डेप्थ में नहीं जा सकते, उनको चाहिए एक मॉडल। यार हमको ना ये बता दो कि हमें क्या करना चाहिए कि हम फंस नहीं जाए। मिलर ने बोला कि देखो मेरे हिसाब से ना आप ये कर लो, ये रिटर्न पॉइंट रखो, लोअर की साइड पे रखो ना। देखो, वो बीच में भी रख सकता था, बट आपका कैश ब्लॉक ज्यादा हो जाता, उतना जरूरत नहीं होती, वो उसका एनालिसिस होगा। तो उसने बोला देखो लोअर लिमिट के पास रखो, अपर लिमिट से दूर रखो, उतना अपर लिमिट तक जाने की जरूरत नहीं है। वो बीच में भी रख देते तो क्या ही जाता उसका, बट उसने बोला नीड नहीं है ना। तो आप लोअर लिमिट के पास रहोगे तो आपका ना कैश रिक्वायरमेंट या कैश ऑन हैंड मिनिमम रहेगा या एवरेज रहेगा, उसमें ब्लॉक नहीं होगा ज्यादा। वो बीच में रख देता, आपकी कैश रिक्वायरमेंट बढ़ जाती, अननेसेसरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती। वो अपने मॉडल में आपका कैश ब्लॉक क्यों करेगा, वो तो ट्राई करेगा कि आप फंसो भी नहीं और ज्यादा भी ब्लॉक ना हो और एक एवरेज बना रहे। इसलिए उसने assumption लिया वैसे। इसी को नाम भी दिया एवरेज कैश बैलेंस। ये जो है ना रिटर्न पॉइंट, को नाम दिया एवरेज कैश बैलेंस। लोअर लिमिट प्लस जेड, तो वही हो गया ना आर। उसको नाम दिया एवरेज कैश बैलेंस, वही तो हो गया। रिटर्न पॉइंट का मतलब क्या है कि भाई ऑन एन एवरेज इतना लेके चलो, ठीक है। दिस इज एवरेज, एवरेज कैश बैलेंस, दिस इज अपर लिमिट एंड दिस इज लोअर लिमिट। तो उसने ना एवरेज 1+2 डिवाइड बाई 2 नहीं किया, उसने ना एवरेज को लोअर साइड पे रखा, वो 2:1 का रेशियो ले लिया। अब समझ आ रहा है, 1:1 नहीं किया, 2:1 कर दिया, वैसा। ठीक है, सिंपल था कंसेप्ट। अब फॉर्मूला जो दे रखा है ये 3B वाला, उसमें सम में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है।
उसमें से भी देख सकते हो। देखो मैं सम के थ्रू समझा देता हूँ ना, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मालूम पड़ता है। ये जेड निकालते कैसे? 3b सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई 4i, और इसका करना है क्यूब रूट। ये जो बी है ना, ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो 2 AO/C वाला नहीं कर रहे थे, वो है। डेटा देखो, अमित लिमिटेड की पॉलिसी क्या है? मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करते हैं 5 लाख रुपए। मिनिमम कैश बैलेंस मतलब एल, अपने नोटेशंस के हिसाब से। तो आपको डेटा में एल की वैल्यू दे रखी है 5 लाख। वही समझ आ जाए तो फिर फॉर्मूला में तो रख ही सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंपनीज डेली कैश फ्लो। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा। स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा होगा, अपन ने बात भी तो की थी, कैपिटल बजटिंग और वो सब में नहीं बात कर रहे थे। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रिस्क। एवरेज एक्स बार से कितना ऑसिलेट करती है सारी एवरेजेस एक्स आई, तो उसका जो टोटल आता है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 2 लाख रुपए का डेविएशन है, मतलब एवरेज से इधर उधर 2 लाख रुपए प्लस माइनस होता रहता है, कभी कैश ज्यादा कभी कैश कम, दैट वे। एनुअल इंटरेस्ट रेट 14% है, तो उसके बेसिस पे अपन आई कैलकुलेट कर सकते हैं। रीजन बीइंग, इन्होंने आई को बोला है डेली इंटरेस्ट रेट, और ये एनुअल है, तो 14% जो है ना वो पर एनम है। इसको अगर आपको पर डे निकालना हो ना, तो वो होगा 14 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 365। 14% मतलब 14/100। पर डे निकालना है तो क्या डिवाइड करूंगा बाई 365। इससे जो वैल्यू आएगी ना उसको बोलेंगे आई। फॉर्मूला में आई की वैल्यू वैसे है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटी, वो बी, 150 रुपीज। दिस इज ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटीज। बोलो समझ आ रहा है? सारे नोटेशन आपके सामने हैं। अब अपने को चाहिए जेड। पूरा ही गिन लेते हैं ना, सब निकाल लेते हैं, अपर लिमिट क्या, आर क्या, सब कुछ गिन लेते हैं, समय खत्म हो जाएगा। वैल्यू रखनी है बस। वैल्यू पुट ऐसे करेंगे, 3 इंटू बी, बी का मतलब 150, सिग्मा स्क्वायर वेरिएशन, वेरायंस बोलते हैं। सिग्मा स्क्वायर इज नथिंग एल्स, इट इज वेरायंस। सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका स्क्वायर करते हैं वेरायंस। हाँ, अपन स्क्वायर रूट निकाल के लेके आते थे, ये वेरायंस आता था, फिर स्क्वायर रूट करते स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, वही चीज है, तो कुछ नया नहीं है। फिर है 4i। आई की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ये 14 डिवाइड बाई 100 इंटू 365, दिस इज आई। स्टैटिस्टिक्स मतलब, मेरा अभी भी ना दिमाग स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा घूमता है, क्योंकि फॉर्मूला याद करने वाली बात आ गई ना तो वो कंसेप्ट के बाहर चला जाता है। स्टैटिस्टिक्स में एक्चुअली कंसेप्ट है, और आप लोग जो गुजरात बोर्ड में पढ़ते हो ना, कंसेप्ट की कोई बात ही नहीं करता है, पढ़ाने वाले को खुद को नहीं पता होती, वो भी रट के बैठा है। फॉर्मूला पूछोगे ना नींद में बता देगा, आप भी बता दोगे 2-4 दिन में, लेकिन क्यों कर रहे हैं वो सवाल आते ही सम खत्म। तो आपने पढ़ाने वाले को पूछते हैं ना ये क्यों करते हैं, और उसका जवाब नहीं आया तो समझ लो वो खुद भी याद करके आया होगा, ऐसा है। अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो अपन गिन रहे हैं, ये मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे देता ना बिना समझाए कि लॉजिक क्या है, तो आप रट भी लेते। बट ये जेड क्यों प्लस कर रहे हैं क्यों माइनस कर रहे हैं, उसने 2:1 का रेशियो लिया, ये कंसेप्ट वाली चीज है, वो हर किसी को रिलेट नहीं होती। और इसलिए मैं स्टैटिस्टिक्स से थोड़ा दूर ही रहता हूँ। या तो कंसेप्ट बताओ या मत पढ़ाओ, खाली फॉर्मूला देना है तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। अब इसको आपको गिनना है पूरा कैलकुलेट करके, और क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट नहीं, कैलसी में नहीं आएगा। तो ये पहले गिनना पड़ेगा अंदर का, वो तो चलो गिन लोगे, क्यूब रूट में फंस जाओगे। अब क्यूब रूट वाला जो पार्ट है ना, वो कैलसी पे गिनने की ट्रिक है। अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, डायरेक्ट नहीं आता है, वैसा है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो अभी ट्रिक आपको गिनवाने वाली, चलो वो तो करा देता हूँ, बट पहले ना मुझे ये मॉडल कंप्लीट कर लूंगा, कैसे क्यूब रूट निकालते हैं मैं गिनवा दूंगा। इसको पूरा गिनेंगे ना तो आपका फाइनल आंसर मैं बुक में से ही ले रहा हूँ, इट इज 2,27,226। काउंट अभी करवा दूंगा एट द एंड ऑफ द टॉपिक, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी एक बार लिमिट ले लो, क्योंकि मुझे फिर कंसेप्ट से साइड पे नहीं हटना है। जेड कहाँ से आया, आगे क्या करना है वो देखना है। जेड आगे आपका ये 2,27,226 रुपए। अब ये आते ही आप सब कुछ गिन सकते हो, आप अपर लिमिट गिन सकते हो, आप एवरेज लिमिट गिन सकते हो, लोअर लिमिट तो दे ही रखिए, वो पार्ट कैलकुलेट कर लो। अगर अपर लिमिट गिननी है, अपर लिमिट को इन्होंने सिंबल क्या दिया, एच, तो हमने देखा एक आपके पास ऑप्शन ये है, एवरेज पॉइंट प्लस 2Z। दूसरा ऑप्शन क्या है, लोअर लिमिट प्लस 3Z, ऐसे भी तो गिन सकते हैं। आपके पास डेटा में ना लोअर लिमिट है 5 लाख रुपीज, प्लस 3 टाइम्स ऑफ जेड, 2,27,226। ये गिन लो कितना हो रहा है, एच आ जाएगा 227 इंटू 3, 681 समथिंग, 7,81,000, और प्लस 5 लाख।
ये 7 लाख हो रहा है, 227 इंटू 3, या 6 लाख हो रहा है। हाँ वही 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 लगा, 1 लाख की गलती हो रही है। 11,81,000। करेक्ट है। आ गया, तो ये आपका अपर लिमिट आ गया। आपके पास लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, जेड है। आर मिल जाएगा एवरेज पॉइंट, है कोई रास्ता? लोअर लिमिट प्लस जेड, सिंपल। उसका फॉर्मूला है ना अपने पास। आर निकालने का फॉर्मूला क्या है? लोअर लिमिट प्लस जेड। आ गया आंसर। लोअर लिमिट 5 लाख, जेड आपका 2,27,000, तो ये हो जाएगा 7,27,226। सिंपल हो गया। 7,27,226, सारी वैल्यूज मिल गई, तो कुछ भी बाकी नहीं है। आपके पास एच, आर, एल, जेड सब कुछ है, जो मांगे निकाल सकते हो। खत्म। ये है आपका इलस्ट्रेशन 8। बोलो, अब पता चला? अब बचा ये कैलकुलेशन वाला पार्ट, देख लो। अंदर का पार्ट तो आप गिन सकते हो, आई थिंक उसमें तो इशू नहीं आएगा। हाँ, 2 लाख का स्क्वायर करते ही आपका कैलसी के बाहर निकल जाएगा। रुको, इसका कुछ करते हैं। एक काम करो फिर, 2 लाख का स्क्वायर मत करो, पहले अपने 2 लाख इंटू 2 लाख लिख के ना कटिंग कर लेते हैं, उससे शायद छोटा हो जाएगा। मैं फिर स्लाइड चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को हटाना नहीं है, वापस लिख देता हूँ। इसको ऐसे लिख देते हैं, 2 लाख इंटू 2 लाख। और क्या बचा नीचे? 4 इंटू 14/100 इंटू 365। तो पहले ये सब तो गिने, क्यूब रूट तो बाद में करना ही है। अब ये ऐसे हो जाएगा, 3 इंटू 150 इंटू 2 लाख, तो 2 लाख इंटू 100 इंटू 365। और ये नीचे 4 इंटू 14, वो डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाता है ना, वैसा होता है। अब कटिंग करनी है, कटिंग कर लेते हैं। कुछ मिल रहा है ऐसा? टेबल वाला पार्ट यही सब कटेगा, 2 से जितना काट सकते हो काट लो। मैं इसको एक बार नहीं छेड़ रहा हूँ, रीजन बीइंग कि इसका स्क्वायर रूट सीधा 2 लाख निकल आएगा, तो उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं। बाकी जो कटता है वो काट लेते हैं। ये हो गया 7, ये हो गया 25, और 7 के टेबल में कुछ आएगा? ये आएगा 365, 350, 15, नहीं नहीं आएगा। अब और कुछ कटेगा नहीं, सारे नंबर जो मल्टीपल्स में थे वो आ चुके हैं। अब ये ऐसा दिख रहा है, 3 इंटू 75 इंटू 25 इंटू 365 इंटू 2 लाख डिवाइड बाई 7, ये दिख रहा है। और इस पूरे का करना, अरे पर वैसे भी क्यूब रूट चाहिए यार, तो स्क्वायर रूट का भी तो मतलब नहीं है। नंबर तो बहुत बड़े हो गए। और आगे कैसे गिनेंगे? पावर का यूज करना पड़ेगा फिर, करता हूँ इसको। ये तो नंबर बहुत बड़े दे दिए, एग्जाम में आ गया तो आपके सबके लेवल के ऊपर चला जाएगा। एक काम करो, जो मल्टीप्लाई मैं बोल रहा हूँ मुझे करके बताओ कितना आ रहा है। 3 इंटू 75, और भी मल्टीप्लाई करो, इंटू 2 ये वाला 2 लाख का जो 2 है ना, वो दोनों यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और उसमें से ये ना जो दो दो है ना, 1 लाख इंटू 1 लाख, उसको ऐसे लिख रहा हूँ 10 रेज टू 10। थोड़ा एडवांस मैथमेटिक्स में जा रहा है, बट करते हैं चलो। इसको डिवाइड बाई 7 तो कर ही सकते हो, वो कर दो। 11,73,214। ओके, इंटू 10 रेज टू 10, वो 2-2 लाख वाले जो थे। चलेगा, चलो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यूट्यूब पे कोई देखेगा तो चक्कर ही आ जाएंगे उसको। ठीक है, मैं करा देता हूँ। हाँ, तो ये यहाँ तक तो आ गया। अब है ना, दोनों का क्यूब रूट अलग अलग निकाल के अपने को उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर तक पहुंच जाएंगे। वो मुझे तो पता है, वो ये पूछेंगे भी नहीं, एग्जाम में नहीं पूछेंगे ये नंबर, वो टेंशन मत लो।
बट आया है तो चलो मैं टैली करा देता हूँ, बाकी नहीं, इतने इतने बड़े नंबर नहीं पूछेंगे वो, या तो फिर वो लोग कुछ नंबर्स को छोटा करेंगे, इतने बड़े नंबर नहीं पूछेंगे क्योंकि ये तो कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया। ये क्या है, सम कहीं से उठा के रखा होगा इन्होंने कोई बुक में से, और वहां पे इतना भारी नंबर होगा ना, तो चेंज करने की मेहनत नहीं की होगी, बाकी इतना तो बड़ा नंबर बहुत हो गया। ये क्यूब रूट कैलसी पे डायरेक्ट निकलता नहीं है, वो और ट्रबल है। स्क्वायर रूट होता तो चलो ठीक है, कहीं तक भी जाके अपना स्क्वायर रूट ही दबाना है, लेकिन मैं पहले उसी उसमें था, 2 लाख का स्क्वायर है, चलो ये तो बाहर जाके 2 लाख हो ही जाएगा स्क्वायर है तो, बट फिर ध्यान आएगा कि क्यूब रूट है तो और फंस जाएंगे। यहाँ तक पहुंच गए, अब इसमें क्या है ना, इन दोनों का इंडिविजुअली क्यूब रूट निकाल के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसा है, अब क्यूब रूट खुद कैलसी पे निकलता नहीं है, उसकी अपनी ट्रिक है, मैंने आप लोगों को और चैप्टर में करवाई है क्यूब रूट वाली ट्रिक, नहीं कराई है? चलो तो मैं जो बोलता हूँ मुझे करके आंसर तो दे दो निकाल के, टैली तो कर ले, भले आपको नहीं समझ में आएगा तो भी ठीक है। स्टेप्स तो बता देता हूँ कैसे निकलता है क्यूब रूट। कैलसी पे नंबर ले लो ये वाला, 1173214। स्टेप्स में गलती मत करना, मेरे पास कैलसी नहीं है तो आंसर नहीं आएगा फिर। ये ले लिया। अब जो स्क्वायर रूट वाला बटन होता है ना, उसको 10 बार दबाना है, गिन के 10 बार। हाँ सही, हाँ 10 बार। वैल्यू क्या आ रही बताओ? आ रहा है ये? अभी देखो इसमें से ना -1 करना है। हाँ, अपने को आगे का 1 हटाना है, -1, तो 0.03 समथिंग कुछ होगा। अब अपने को चाहिए क्यूब रूट, ये 3 है ना, तो डिवाइड बाई 3 करो वो नंबर को, किया? अब अपन यहाँ से जाएंगे रिवर्स, अपन ने किया था -1 पहले, अब करेंगे +1, ठीक है? अब अपन ने इसके पहले किया था 10 बार स्क्वायर रूट, तो अब 10 बार स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा, प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हैं। 10 बार स्क्वेयरिंग होगा कैसे, वो शांति से समझ लो, गिन के करना पड़ेगा, इंटू इक्वल टू करते हैं ना, इंटू इक्वल टू, तो स्क्वायर हो जाता है, और ऐसे अपने को 10 बार करना है, क्योंकि आपने 10 बार स्क्वायर रूट दबाया था, तो आपको 10 बार स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा, तो इंटू इक्वल टू करके 10 टाइम्स करना है। कुछ वैल्यू आई? कितनी आ रही बताओ? 107.73 ये आ रही है। ये इसका क्यूब रूट आ गया। अब अपने को चाहिए इसका क्यूब रूट, ये है 10 का पावर 10, बट ये कैलसी पे आएगा आपके? 10 का पावर 10 मतलब 10 जीरोस, 1 के बाद 10 जीरो जाते हैं क्या, देखो। जा रहे हैं, तो उस पर भी अपन ये सेम ट्रिक लगाएंगे, चलो जा रहे हैं तो अच्छी बात है कि ना, आंसर आ जाएगा तो आपको लगेगा कि यार सही हो गया। अब इसमें भी वही करना है, 10 बार स्क्वायर रूट। हाँ करो ना, मैं आपको कहाँ बर्डन लेना है, आपको कहाँ बर्डन लेना है, हाँ 10 बार स्क्वायर रूट करो ना, मैं तो मेरे लिए आंसर निकलवा रहा हूँ। कर दिया, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा वापस, इसमें से -1, ठीक है? अब 0 पॉइंट समथिंग होगा, डिवाइड बाई 3 क्यूब रूट, हो गया, +1 रिवर्स प्रोसेस। अब इसमें इंटू इक्वल टू 10 बार, नंबर आया कुछ? 228, 2282.34 ये यार है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो ना। थोड़ा वेरिएशन है, अपना इनका आंसर 2,27,000 है, अपना 2,45,000 आ रहा है, वो नंबर्स की वजह से कुछ वेरिएशन आया होगा, बाकी तरीका वही है, ठीक है? अप्रोक्सीमेट भी आ गया तो ठीक है, ये एग्जाम में नहीं है, ऐसा ऐसा कैलकुलेशन नहीं आएगा। सम आ सकता है, नंबर्स को वो लोग टोन डाउन कर देंगे कि आप कैलसी पे गिन पाओ, बट ऐसा ये नंबर्स तो नहीं है ऐसे। क्यूब रूट में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टेप्स क्या होते हैं क्यूब रूट के, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, आप नोट कर लो। कोई भी नंबर का कोई भी रूट निकालना हो, 3rd रूट, 5th रूट, 7th रूट, 8th रूट, तो ये ट्रिक काम आती है, क्योंकि स्क्वायर रूट कैलसी पे हो जाता है, बाकी के रूट कैलसी पे नहीं निकलते। अगर ये फॉर्मूला में 3rd रूट आ गया है, तो 3rd रूट की जो ट्रिक है मैं लिख देता हूँ, इतनी टफ नहीं है, अभी आपने 2 बार सॉल्व की ना, तीसरा कोई भी नंबर लोगे तो इजीली हो जाएगी, देखो बहुत इजी स्टेप्स है। बाद में इसको सेव भी कर ही लेना आप। 10 टाइम्स
स्क्वायर रूट। ठीक है। स्टेप नंबर 2, -1। स्टेप नंबर 3, डिवाइड बाई रूट। जैसे अपने क्यूब रूट निकालना, एग्जाम्पल क्यूब रूट, फाइंडिंग क्यूब रूट। तो फिर उसमें अपन करेंगे डिवाइड बाई 3। अगर आप क्यूब रूट ले रहे हो तो आप डिवाइड बाई 3 करोगे। आप फिफ्थ रूट ले रहे हो डिवाइड बाई 5 करोगे। सेवेंथ रूट ले रहे हो डिवाइड बाई 7 करोगे। वैसा होता है। फिर इसके बाद स्टेप 4, रिवर्स जाएंगे। अब -1 किया था ना, अब करेंगे +1। और लास्ट, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट किया था, अब करेंगे 10 टाइम्स स्क्वेयरिंग। 10 टाइम्स स्क्वेयरिंग कैसे होगी? इनटू इक्वल टू करेंगे 10 टाइम्स, 10 बार करेंगे इनटू इक्वल टू। फाइनली आपका आंसर आ जाए। ये स्टेप्स आप कोई भी नंबर पे ना इसको लगा के देख लो। नंबर ले लेते हैं, चलो नंबर ले लो 27। एग्जाम्पल 27 पे स्टेप्स लगा के देखो आंसर क्या आता है। 27 का क्यूब रूट होता है 3, आंसर आना चाहिए 3। लगा के देख लो, आ गया तो डन, खत्म। बस तो ये आप सॉल्व कर लो। आज के लिए इतना ही है। टॉपिक्स तो अपन ने देख लिए, रिमेनिंग जो चीजें हो फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। रिग्रेशन वाला और केस स्टडीज एक्सरसाइज के सम्स, और फिर उसके बाद क्रैकर। ये सेव कर लेना फिर। आ गया? हाँ बस, तो ये ट्रिक आपको पता चल गई तो सीख लेने का ना, उसमें क्या है। कोई फॉर्मूला में काम आती है, 2-3 बार सॉल्व करोगे तो आपको याद ही हो जाएंगे स्टेप। मैंने ये चीज 10 साल पहले सीखी थी, हम लोग पढ़ रहे थे, और तब से ध्यान में वो स्टेप पता चल गए। 2-4 बार करवाया होता है, ध्यान में रह जाता है, वो इतना प्रॉब्लम नहीं है, हो जाए। बस ठीक है, सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। ये स्कैन करके एक बार डाल दो ग्रुप में, तो कंप्लीट।